आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम मैं हूँ बिहार। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड यू आर माय पार्टनर फॉर द डेवलपिंग बिहार प्रोग्रेस। बहुत सारे लोग आए हैं। एक सबसे अच्छी बात, आज कुछ लोग इंटरनेशनल गेस्ट भी आए, मैं मिला ताशकंद के कुछ हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, पंकज जी हैं, उबैदुर भाई हैं, उनके गेस्ट आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप इतने दूर से आए हैं। कुछ अलीगढ़ से लोग आए हैं। मैं कुछ लोग का ख़ास इस यहाँ मंच से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। विपुल जी, डॉक्टर तौसीफ, डॉक्टर अशोक, आरोग्यम, इन्होंने सहयोग किया। डॉक्टर सत्यजीत सर जो हमारे गार्जियन हैं, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमारे पीएलएफ के प्रेसिडेंट भी हैं। जब से आए हैं हम लोग की नज़र थोड़ी सी और मजबूत हो गई है और बहुत ही हम लोग एनर्जेटिक हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर माई गार्जियन, यू आर अ पैटर्न। मैम हैं, कर्नल साहब, मैं घर गया था परसों, मैच देख रहे थे सर। ऐसी ही हस्ती हैं जिसके बारे में मैं क्या, प्रेरणा जी बात करेंगी। मैं सर के साथ जुड़ा हुआ 20 सालों से। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, आप इस जगह आए सर। दिस प्लेस इज़ रियली एडेड एडवांटेज बाय योर प्रेजेंस सर, थैंक यू सो वेरी मच। सभी लोग, मेरे मीडिया भाई, मेरे दोस्त, मेरे पीएलएफ के सारे मेंबर्स, बीआईए के हमारी टीम, एसोसिएशन सवेरा के हमारे डॉक्टर वीपी सिंह साहब, उनका भी सहयोग है। हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे 2 महीने से। डॉक्टर रंजन हैं, हमारे मिश्रा जी से भी मुलाकात हुई टीटीके के। तो ये प्रोग्राम, कोई भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो कम्युनिटी को आगे आना पड़ता है। हमारी सोच वही है। मैं हूँ बिहार, मकसद ये है कि बिहार सिर्फ हमारे सरकार या गवर्नमेंट या सीएम नहीं चला सकते हैं या वो बढ़ा रहे, हम लोग को भी साथ देना होगा। आज जितने लोग हैं सब उसके भागीदारी हैं। मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। अविनाश जी बैठे हैं, रूबन की पूरी टीम है, तो मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू प्ले द रोल। माधुरी जी हमारे साथ हैं, राजेश जी, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। मैं 2 मिनट बातें करना चाहूँगा क्योंकि सजाने में 2 महीना लगा है, तो 2 मिनट तो नहीं, शायद 4 मिनट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक बात क्लियर नहीं हो तो फिर बात मज़ा नहीं आता। जैसा कहते हैं कि आधे बातें जो होती है, आधा सच जो होता है झूठ से बुरा होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए, वाई वी आर हेयर। वी हैव टू मेक पर्पजफुल आवर लाइफ, पर्पजफुल डे। आप देखें, आज मुझसे कुछ कमी रह गई, मिस्टेक हो गया। आज वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है 29th, वो मैच खेल रहे हैं, हम लोग यहाँ बिहार बना रहे हैं, तो हम लोग का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पहले मालूम होता डेट का तो शायद मैं 30 कर लेता, बट ठीक, एवरी डे इज़ ए प्रीशियस डे। वी हैव टू मेक आवर स्टेट हेल्दी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द पैनलिस्ट। डॉक्टर रवि साहब, डेरी बातें होती है, थैंक यू डॉक्टर रविशंकर, आप हमारे साथ हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ फॉर द लास्ट 10 years, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड एवरी मोमेंट वी आर देयर। कल भी हम लोग कहीं जगह पर थे, कुछ शहर में अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे, हम लोग जाते हैं, अच्छा लगा। उसकी एक बात अच्छी थी कुमार विश्वास की, जो मैं भी कहता हूँ कि अगर बारिश हो रही तो भीगना चाहिए, अच्छा लगता है। काफ़ी लोग भीगे, तो कोई शायर थे, वो भीग नहीं रहे थे, वो अपने आंसू को वहाँ छुपा रहे थे। ये कुमार विश्वास की लाइन थी। तो मेरा ये कहना है कि आदमी कहीं भी जाता है तो कुछ सीखता है। तो आज हम लोग डॉक्टर लोग से सीखेंगे कि अपने दिल को कैसे बचा के रखें। डॉक्टर अशोक इज़ हेयर, कैसे संभाल के रखें, किसको देना है किसको नहीं देना है ना, ज़्यादा देने से भी तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर साहब बताएंगे। हमारे सत्यजीत सर हैं, डॉक्टर रवि पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर सतीश, मैं उनसे मिल के जब से मिला हूँ, चेहरे पे एक स्पार्क देख रहे होंगे आप। वो प्रभात साहब नहीं रहे डॉक्टर साहब, लेकिन उनकी जो विज़न थी उनको चला रहे हैं। तबरे साहब हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सपोर्ट किया पूरे इनिशिएटिव को। जब भी मिलता हूँ एनर्जेटिक, हाँ कीजिए ना खुशी साहब, ज़रूर करें। तो ये इंकरेज करता है इंसान को आगे बढ़ने में। थैंक यू सर, आपकी मदद और आपके प्रेजेंस, आप बातें करेंगे। ये डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती जो हॉस्पिटल है नरेंद्र नगर में, उसके संचालक हैं, एम्स में थे दिल्ली में। तो ये लोग सभी पटना में हॉस्पिटल आज लोग चला रहे हैं, दे ऑल आर इंस्टीट्यूशन। मेरी सोच थी कि सबको एक मंच पर लाया जाए, हेल्दियर स्टेट बनाया जाए। कैसे बने, आज मंगल पांडे जी भी आने वाले हैं, हेल्थ मिनिस्टर। थैंक यू सर, हमारे सत्यजीत सर, हम लोग दोनों आदमी गए। मैंने देखा कि हर इंसान का अपना स्ट्रेंथ होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन बट सराउंडेड बाई वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल लाइक डॉक्टर सत्यजीत सर, डॉक्टर रवि सर, एवरीवन। सर गए, मिनिस्टर बोलेगा अरे आप आए सर, मैं ज़रूर आऊँगा, हाँ भाई लिखो, मैं जाऊँगा। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ। तो वो कम्युनिटी मजबूत होती है। सबको बनना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना है अपने स्टेट के लिए। तो मेरी कोशिश है, और ये आज की कोशिश नहीं है। जब कोविड आया था, आपको याद होगा, जहाज़ बंद हो गई, बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ थी, अंबानी अडानी सबकी बंद हो गई, लेकिन हम लोग घर के अंदर थे, लेकिन हम लोग का दिमाग नहीं बंद हुआ था।
वेरी फर्स्ट वीक मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग कुछ समाज को दें, तो मैंने ये डायलॉग शुरू किया था उस टाइम, एडवांटेज डायलॉग, ओपिनियन दैट मैटर्स। सर की जो क्लिप थी उसी टाइम थी। कितनी अच्छी बात सर ने बोला कि यूरोप में हेल्थ की वजह से वहाँ लोग हार जाते हैं। अगर अच्छा हेल्थ रहता है, अगर अच्छा उसका प्रिस्क्रिप्शन कम है, तो लोग जीतते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने सिर्फ फीस बढ़ा दी थी तो उनको वोट नहीं मिला। तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ भी पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें, स्वास्थ्य बिहार की बात करें, जो आज हो नहीं जाएगा। तो मेरी सोच है, और सिर्फ हेल्थ नहीं, हम 12 एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह। मेरे दोस्त लोग हैं, पंकज जी हैं, उबैदुर साहब हैं, हर्ष बैठे हैं, मेरी पूरी PLF की टीम है, एंड मेरे क्रिएटिव डिज़ाइनर लोग दिल्ली में बैठे हैं, बहुत सारे लोग। मैं कहता हूँ कि मैं आई एम सराउंडेड बाई वेरी गुड पीपल, आई एम सराउंडेड बाय, अगर आप सबके साथ हैं, बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद, इसलिए मुझे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर सत्यजीत के साथ रहता हूँ या डॉक्टर रवि के साथ रहता हूँ। जब मैं जाता था, हम लोग याद भी, आज रवि साहब को याद होगा, CM के घर पर, तो उन्हें लिखते थे डॉक्टर खुर्शीद अहमद +3, तो हम बोलते थे भाई हम डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर रवि साहब डॉक्टर रवि है। अरे मालिक ने बोल दिया, मैं कैसे बोलूँगा। तो हमेशा इंसान को अच्छे लोग के साथ रहना चाहिए, जो मैं कोशिश किया हूँ। इंसान खुद बड़ा हो जाता है, तो उसी की कोशिश है, सोच बड़ी थी, आज वो पूरी हो रही है। सेकंड हमारा डायलॉग है, हम लोग इसके बाद फाइनेंस का करेंगे। अंकित जी बैठे हैं, रुंगटा साहब बैठे हैं, साथ में हमारे चंदन जी बैठे हैं। फाइनेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग जितना भी काम करते हैं, सुबह उठते हैं तो एक पर्पसफुल लाइफ होती है, आँख खुलते ही आदमी पैसा कमाने के लिए। तो पूंजी के लिए हमारे भाई लोग बैठे हैं। अगला फाइनेंस का करेंगे। CGM से बात हुई है स्टेट बैंक के, कि हम पैसे को कैसे बचाएं, पैसे को कैसे कमाएं। तो एवरी पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट एपिसोड विल बी फाइनेंस। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, इंडस्ट्री, यूथ एंड यंग वर्सेस माय ड्रीम फॉर माय स्टेट। बच्चों से हम बात करेंगे। हम अपना घर बच्चों को देते हैं, उसका रूम देते हैं, उसके हिसाब से उसको लैपटॉप देते हैं, उसको हम कलर देते हैं, क्यों नहीं उसको हम स्टेट दें उसके हिसाब से। उनसे बातें करेंगे, उनसे सुनेंगे। तो इस तरह की बातें होगी। आज पहला एपिसोड है। जैसा कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज ए लास्ट डे, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज ए हाफ वे डन। तो आज शुरुआत है, इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट हैं, आज अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। प्रेरणा जी हमारे साथ हैं, जो एंकर हैं, मॉडरेटर हैं। तो एक अच्छी बात ये बताऊंगा कि मैं यहाँ बोल के आदमी चला जाता है तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंसान को दो चीज़ अच्छा लगता है, अपना चेहरा और अपना नाम। तो फोटोग्राफी तो हो रही है, लेकिन नहीं, हम साथ में किताब बना रहे हैं। तो किसी दोस्त ने पूछा क्यों नहीं इसको कॉफ़ी टेबल बुक निकालें आप। हमने कहा ना। बोले क्यों? हमने कहा आपने शिव खेरा की लाइन पढ़ी है? बोले हाँ। इफ यू वर्क डिफरेंटली यू आर सक्सेस। हमने कहा किताब निकलेगी। थैंक यू माधुरी जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में 37 साल काम किया। शी इज़ आवर कंटेंट राइटर। पूरी किताब निकाली, लिखी, और उस किताब को हम लोग कॉफ़ी टेबल बुक तो आप रख देते हैं, शेल्फ रखा जाती है टेबल पर, गद पड़ जाती है, 1 महीने में शेल्फ उसका ख़त्म हो जाता है लाइफ। हम किताब बनाएंगे इसकी, मैं हूँ बिहार के नाम से। वो अमेज़न पे जाएगी, सारी एक्सपर्ट्स की बातें, मिनिस्टर्स की बातें, आप लोग की बातें, आप लोग भी सवाल करें पहले से। किंडल पर जाएगी, किताब रहेगी, किताब की शेल्फ हमेशा रहेगी, लाइब्रेरी में रहेगी। तो पूरी बुक निकलेगी। वो हमारी एजेंसी, हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं बेंगलोर में। और उस किताब को हम लोग मैं हूँ बिहार के नाम से रखेंगे। मेरी सोच ये है कि अगर हमारी आबादी बिहार में 14 करोड़ है, तो अगर 0.1% भी उस किताब को ले लेंगे तो मेरा 1 लाख किताब वो लोग पढ़ लेंगे। फिर वो भागीदारी करेंगे अगला बिहार बनाने की। अगले साल हम क्या कर सकते हैं। मेरी सिर्फ सोच यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही है। तो पहला है, जब मैं सोचा था कि ओपिनियन दैट मैटर्स, तो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े ओपिनियन लीडर्स हैं, वो बातें करेंगे। तो वो हम लोग जब किताब छाप लेंगे तो लास्ट डे हम यहाँ के जो बड़े मेन स्टेक होल्डर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, आज मिले हम, किसी हमारे दोस्त हैं कि आप भी आएंगे। तो सभी पार्टी के जो प्रेसिडेंट होंगे मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे किताब विमोचन कराऊंगा और कहूँगा लेंगे ये लीजिए, यहाँ के एक्सपर्ट्स ये चाहते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स ये चाहते हैं, यहाँ के इंडस्ट्री ये चाहती है, मीडिया ये चाहती है, आपको जो अच्छा लग रहा है अपने मैनिफेस्टो में रख लीजिए। आप 2025 आपका इलेक्शन है, आपको जानना होगा ग्राउंड पर लोग क्या चाह रहे हैं। तो वो किताब जो है उनसे रिलीज़ करेंगे, उनको दे देंगे। अगर मैनिफेस्टो में चला जाता है किसी पार्टी के, तो वो उसका वो कमिटमेंट हो जाता है। तो ये मेरी सोच है सर। थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर सत्यजीत, डॉक्टर सतीश,
डॉक्टर हमारे वीपी सिंह सबसे बातें हुई है, ये हमारी सोच है डॉक्टर मिस्टर विपुल। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, जैसे कि नाम है, थैंक यू माई टीम वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months, तालियां खास के शिवानी, शालीन, स्नेहल, यावर, ऑल टीम, चाणक्य माई हॉस्पिटलिटी पार्टनर, सभी मीडिया के भाई लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप लोग का। अलीगढ़ से कुछ लोग आए हैं। तो जैसा इसका नाम है, मैं हूं बिहार, बिहार की बातें देश के साथ होगी इंशाल्लाह। तो मैं हूं बिहार, उसी तरह मैं भी यहाँ हूँ, जैसा शाहरुख खान की लाइन था, मैं हूँ ना, तो हम लोग हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। जो भी होगा हम लोग बिहार के लिए हम लोग मिलकर बेहतर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। इज टू इन्वाइट प्रेरणा प्रताप, द मॉडरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं प्रेरणा जी दूरदर्शन पटना की न्यूज़ एंकर हैं। आप आए मंच पर, मंच संभालें। नाउ द फ्लोर इज योर्स। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, बिहार की बात भारत के साथ। मैं हूँ प्रेरणा प्रताप और आज मैं जिन लोगों से यहाँ पर बात करने वाली हूँ, दे आर नॉट जस्ट अ डॉक्टर, दे ऑल आर इंस्टीट्यूशंस इटसेल्फ। मैं उनसे बात करूँगी और जैसा कि खुर्शीद जी अभी कह रहे थे कि हमने एक सीरीज़ शुरुआत की है, बिहार की बात भारत के साथ। और एडवांटेज डायलॉग के पहले सीरीज़ में हमने हेल्थ को यानी स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य की अगर हम बेहतरी की बात करते हैं, उसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हमारे चेहरे के सामने, हमारे मस्तिष्क में उभर कर आता है। रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर काम होना चाहिए। तो हमने पहली प्राथमिकता दी स्वास्थ्य की को। और जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो योगदान होना चाहिए जीडीपी का, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7 to 8% होना चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो महज 1.2% है। तो बतौर एक्सपर्ट आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? Then the health care is not just treatment and prescription and operation. It's people's well-being, health related, from the mother getting pregnant, baby born, to the elderly people who are sick. So whole range is a health, health care. For such a, first thing I must say that I congratulate Government of India and the Prime Minister for giving the world's most comprehensive health cover to the people. But I think it looks very nice and it will really serve. And me, working in England for 17 years, where I done prior practice also for 4 years, no one gives money from the pocket budget, because everyone has know that the tariff is so meager and not revised since 2014. It means ECHS, not Ayushman, ECHS. And there's so much of delay in payment, that's causing a lot of problems to hospital managers, hospitals. So I think my public should demand that party which will give the maximum number of GDP percentage to the health and look after our health, we will give the vote. That's the way the things will improve. Thank you. बहुत अच्छी बात है कि शायद ऐसी कोशिशों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एक ओपनिंग रिमार्क में चाहूँगी कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, इन शॉर्ट में लेना चाहूँगी। डॉक्टर रवि, आपसे जानना चाहूँगी, हम आज इस हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, एक छत के नीचे बात कर रहे हैं, हमारा बिहार स्वस्थ कैसे रह सकता है, आपके नज़रिए से क्या बताना चाहेंगे आप? अगर हम सिर्फ नज़रिए कई सारे हैं, सरकार का नज़रिया है, पब्लिक का अपना नज़रिया। अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स हैव गॉट अ लॉट टू से। आई थिंक Dr. Ashok will tell you how you have to keep your heart healthy and a lot many things. It depends on you how you want to be healthy. हेल्थ का जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा है। वो आपके पीने के पानी, सांस लेने वाली हवा, किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, एक्सीडेंट, रोड, हर चीज़ उसको कैटर करता है। तो वो जिम्मेवारी सरकार की है। अगर एक चीज़ अगर सरकार से मांगी जाए, जहाँ पे हेल्थ के बजट बनाने के बजाय वो पानी को सिर्फ मैनेज कर दे, तो आप देखिएगा हेल्थ सिस्टम का जो लोड है, जो अगर प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें जो आप हमेशा सुनते हैं इतना ओवरलोडेड है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम ओवरलोडेड है, उसमें सारा का सारा लोड इन्फेक्शस डिजीज़ का है। उसमें से भी शायद 70% जो है वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। सर, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं और इसमें हमें सर्वाइव करना है। मैं डॉक्टर सतीश आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी कि आपके लिहाज से क्या लगता है। हम अगर आप बात कर रहे हैं हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए, आज के सीरीज़ में हमने इससे शुरुआत की है,
आपके नज़रिए से क्या लगता है हमारा बिहार स्वस्थ कैसे बन सकता है? पहले तो एडवांटेज मीडिया को धन्यवाद कि सर जैसे हस्ती लोगों के सामने मुझे बैठने का मौका मिला। मैम, मेरा चाइल्डहुड और बर्थ सब गांव से ही हुआ है। मैंने 12th की पढ़ाई भी अपने गांव से ही की थी। तो जो मैं देखता हूँ अभी को रिलेट करता हूँ जिस चीज़ को, इस लेवल का नर्सिंग कैडर है कि अगर 200 बच्चों का आप इंटरव्यू लेते हैं, चूंकि मैं इंटरव्यू लेता हूं अपने यहाँ जो नर्सिंग रखता हूं, 200 में अगर 2 आप सेलेक्ट कर लेना, वो भी आप अपने मर्जी से सेलेक्ट करेंगे, इनको ट्रेन करूंगा, ही इज विलिंग टू गेट ट्रेनिंग, तो इसलिए वो सेलेक्ट होता है, ना कि उसने कुछ काम किया, उसने सीखा है। हम बिहार को स्वस्थ बनाने की बात कर रहे हैं। इतने वर्षों से इतने साल से आप इसमें आप सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, हेल्थ सेक्टर में। आपके लिहाज से आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या बताना चाहेंगे? किन वजहों से या फिर हम क्या चीज़ें ऐड ऑन करके हम अपने बिहार को हेल्दी बना सकते हैं? इसमें देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था सत्यजीत सर से जीडीपी को लेके, तो बजट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है हमारी भागीदारी कैसे हो इसको सुधारने में। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, उसका अपना वे है, वो जैसे करे, लेकिन एक सोसाइटी में हम लोग जब रहते हैं, आप देखते होंगे कि सीजन वाइज ये पता रहता है पूरे हर लोगों को कि अब डेंगू आने वाला है, अब बरसात आया, अब डेंगू आएगा ही आएगा। क्या हम उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं? और उस डेंगू से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या हमें से किसको नहीं पता है? हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीपी सिंह हैं। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबने, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ रखे। हम बिहार को अगर हेल्दी बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या पॉइंट्स हैं आपके नज़रिए से? क्या लगता है किन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, हेल्थ सिस्टम जो है किसी एक बिंदु पे नहीं टिका हुआ है। यहाँ पर आपको होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। तो सबने अच्छी बात की है। कुछ लोगों ने बताया कि बजट का एलोकेशन होना चाहिए, आपने बताया कि एयर वाटर सोल्यूशन पॉल्यूशन को हम लोग को रिड्यूस करना है, आपके सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है, और दूसरा है अप्रोच टू द सोसाइटी, जो नज़रिया है हमारा टू द सोसाइटी और अपने लोगों के बीच में, उसको भी हमको स्वस्थ रखना है। क्योंकि जब हम खुद एजुकेटेड नहीं हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम दूसरे को समझा नहीं सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो हेल्दी लिविंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा थर्स्ट करते हैं, वी डोंट हार्प ऑन प्रिवेंशन। तो मुझे लगता है कि जैसे कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मुझे लगता है कि थर्स्ट होना चाहिए प्रिवेंशन पे, एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए अपने क्षेत्र में। प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बढ़ावा देना चाहिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने कही। Intervene? या श्योर सर। I think when I said that budget allocation, it isn't taken that हम सिर्फ money का बात कर रहे हैं. I tell you the example, the worst health system is in America, the richest country in the world, and the best health sector is in their neighborhood is the Cuba and whole Scandinavia. They are not superpower, it's commitment. So what I said, that is a commitment of looking after that, and that commitment, the Ayushman sort of thing, which is a big commitment, cannot be successful unless enforced by the budget. So the government has to pour money, from talking about the nursing training to about the doctor training, and later on, once the talk, I will tell you about the health education, we can also discuss. So commitment enforced with the budget so that we can fulfill the commitment what we have done. डॉक्टर सत्यजीत, मैं अभी आपके पास ही आ रही हूँ। अगर हम बात करें इम्यूनिटीज़ की, तो अगर हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो हमेशा पेशेंट्स की ये शिकायत होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 2 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और मैं इतनी पैनिक हो गई थी, मैं इमीडिएट पहुंची। देयर इज़ वन नेम नियर बाय माय हाउस, रूबन। मैं वहाँ पहुंची और विदिन, आप यू वॉन्ट बिलीव, हाफ एन आवर में सारी चीज़ें वहाँ पर स्टेबलाइज की गई, एंड नाउ शी इज़ हेल्दी। तो थैंक्स टू रूबन एंड थैंक्स टू डॉक्टर सत्यजीत एंड ऑल द डॉक्टर्स। सर, आप रूबन में 400 बेड्स की अभी तक अरेंजमेंट्स थी, लेकिन उसे इंक्रीज़ करके 600 किया जा रहा है, और एम्स के पास के भी मरीज़ों के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल्स की तरफ से। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I feel that perception of Bihar in India is biased,
out of whole problems, 70% is media, 30% our weakness. That 30% we can correct. And we correct from education and health. Two things. So Ruben and like me, other also committed to this. I started with 2 beds and first lithotripsy. Today we have got 400 beds and we're planning for teaching hospital and all that. In the last 10, 15 years, the health scenario in Bihar, in Patna has tremendously changed. Yeah. Continuously changing because of all of us, and many other doctors are committed to do best to the people of Bihar so that people don't have to go out of the state for a good treatment. बिल्कुल सर, वी विल इम्प्रूव और हम सभी का यही सर डेफिनेटली हम आपके पास भी आएंगे, आपके व्यूज़ भी लेंगे. अभी हमारे साथ डॉक्टर रवि हैं. आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर कि बीते 2 सालों से जयप्रभा मेदांता सक्सेसफुली रन कर रहा है और वो भी भरोसे के साथ. लोगों एक नया सेटअप करना और लोगों का भरोसा जीतना, क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप मरीज़ को. तो इस सक्सेस के पीछे आप किसे देखते हैं? कोई भी सक्सेस के पीछे बिना लगन के, बिना अच्छी चीज़ के तो काम हो नहीं सकता है. आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं. जिस दिन से जयप्रभा मेदांता शुरू करने की बात हुई तो 2 चीज़ों का फोकस था, क्योंकि वो पीपीपी है, इट्स नॉट एंटायरली प्राइवेट. सो कुछ कमिटमेंट है जो गवर्नमेंट के लिए है, कुछ हमें अपने लिए करने थे. तो एक तो बहुत क्लियर कट है कि भाई एक लेवल का क्वालिटी जो देना है वो देश में कहीं भी होता तो उससे हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं. हम बिहार के सबसे बड़े प्रोवाइडर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं. हमें से किसी को उतने तरह के आईसीयू नहीं है, ना रूबन में है सर के 400 बेड में, ना हमारे मेदांता में है, वीपी सिंह सर और अशोक के पास भी नहीं है, सतीश के पास भी नहीं है. जितना वो लिखा हुआ, जितने टाइप का आईसीयू लिखा हुआ है, तो वो हम लोगों ने वो छोड़ के हमने अच्छे आईसीयू बनाए और करीब 156 आईसीयू वहाँ पे है, बेड है, और वो फुली कंसल्टेंट बैग्ड है. जो बैकबोन है, कोई भी पेशेंट कभी भी आए, किसी लेवल के आए, दैट विल बी गिवन सर्टेन लेवल ऑफ ट्रीटमेंट. भागे भागे पेसमेकर डालने के लिए खैर आजकल तो कैथ लैब टेक्नीशियन आर वेरी स्मार्ट, वो लोग भी टेम्पररी पेसमेकर डाल लेते हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड. डालना भी चाहिए उनको, इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफसोस सर हो सकता है घर से रेडी होकर आएंगे जब तक पेशेंट क्रैश कर जाएगा. तो स्पेशलिस्ट इमरजेंसी मेरे अनुसार ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए कि छपरा से पेशेंट आ रहा है, हार्ट ब्लॉक में है, हार्ट अटैक आया है, तो एटलीस्ट वहाँ से जो एक बेसिक मेडिकेशन होता है, जिसको हम लोग लोडिंग डोज बोलते हैं, इकोस्प्रिन हो गया, क्लोपिड हो गया, जो भी व्यवस्था है एटलीस्ट एक भी मिल जाए उसको लोडिंग डोज, वहाँ से उसको हम स्टेबल करके भेजें. बीपी कम है उसको फ्लूइड दे के भेजें. यहाँ शहर से शिफ्ट हो रहा है, उसको सिक्योर नहीं किया जाता, ऐसे ही भेज दिया जाता है. वहाँ पे बहुत सारी जानें हैं जो बचाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर थोड़ी सी सीपीआर वाली बात अगर किसी को आती है, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसको दैट विल हेल्प. तो कमिंग टू डॉक्टर अशोक, मैं आप ही से जानना चाहूँगी, हम हार्ट की बात कर रहे हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट हैं आप और कई सालों से आप बिहार में आप सर्व कर रहे हैं जो कॉमन पब्लिक है, जनता को. मैं जानना चाहूँगी सर, आप अपने हॉस्पिटल के बारे में अगर कुछ बताना चाहें कि आने वाले कमिंग 5 ईयर्स में आप कहाँ देखते हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ आरोग्यम की, तो वहाँ पर क्या ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज़ या अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो आम जनता के लिए दी जा रही हैं? एक्चुअली वो जो हमारा हॉस्पिटल है आरोग्यम, वो 4 लोगों का विजन था. हम लोग 4 डिफरेंट लोग अलग अलग स्पेशलिटी में काम करते थे और अलग अलग सेटअप में काम कर चुके थे. इवन ट्रस्ट में, गवर्नमेंट सेटअप, प्राइवेट, कॉरपोरेट, हर जगह काम करके जो अपना अनुभव था उसमें लगा कि नहीं, हमें कुछ अलग चाहिए जहां हम सर्व कर पाएँ. देखिए, जहाँ अगर सिर्फ अपने लिए बात हो तो हम लोग जो भी थे काफ़ी सेटिस्फाइड थे. कॉरपोरेट हमें पैसा दे रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर में आराम था, हर तरह की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ मिसिंग था. जो हम अपने मन से जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे. कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, कहीं पैसे का प्रॉब्लम था, कहीं अपना फ्रीडम नहीं था. तो फिर हम लोगों ने बैठ के किया कि भाई एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पे, ठीक है, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए कि जो मैं चाहूँ डिलीवर करना वो डिलीवर कर पाऊँ. तो इस थीम के साथ एक ऐसा अस्पताल के लिए हम लोग शुरू किए. बट ठीक है, आगे डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग तरह की परेशानियां सामने आनी शुरू हुई, तो लगा कि नहीं, ड्रीम होता है, रियलिटी इज़ डिफरेंट. तो फिर हम लोगों ने इसको शुरू किया. अभी नवंबर में हमारा 1 साल होगा
इस दौरान हम लोगों ने बहुत तरह का काम किया और ये कमिटमेंट है, जहाँ तक कि बड़ा अच्छा पॉइंट डॉक्टर सतीश ने रेज़ किया कि सीएचबी में पेशेंट्स आते हैं और वहाँ लगाने में अगर टेक्नीशियन भी लगा दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि मेनली कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी डेडिकेटेड हमारा हॉस्पिटल है, न्यूरोलॉजी के सेटअप हैं। तो इसमें हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि मैं हूँ वहाँ पे, डॉक्टर निशांत त्रिपाठी हमारे जो चेयरमैन हैं वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बना रखा है। सब लोग इक्वली इफ़िशिएंट हैं सब काम करने में, लेकिन हर पेशेंट्स में हम लोग दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि एक लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। तो अपना ये है कि अगर रात में भी प्राइमरी करना है तो मैं आता हूँ, डॉक्टर त्रिपाठी भी आते हैं। और जहाँ तक टीपीआई लगाने की बात है तो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तौसीफ हैं, राउंड द क्लॉक बगल में रहते हैं, और वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कहीं कुछ भी हो विद इन 5 मिनट हॉस्पिटल में रहते हैं। तो ये जो हमारी टीम है वो डेडिकेटेड है, पर्सनल लेवल पे काम कर रही है। तो अब होते होते 6-8 महीने में होके देखा, लगा कि भाई थोड़ा डिफ़िकल्टी तो हो रही है, अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़, नर्सिंग के डिफ़िकल्टीज जैसे कि पॉइंट आउट किया। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता चुना। कितने भी आप इंटरव्यू ले लो आपको मिलते नहीं हैं, कॉम्पिटेंट लोगों की बहुत कमी है आज के डेट में। तो उसका उपाय यही शॉर्ट लिस्टेड है कि हमें उन्हें ग्रूम करना है, वी हैव टू ट्रेन देम। और जहाँ तक बात है उसमें तभी संभव है कि उनका डिपार्टमेंट चेंज नहीं किया जाए। और अब मेरा अपना मानना है कि अगर जिसको आईक्यू बिलो एवरेज नहीं हो, एवरेज आईक्यू हो, तो कुछ दिनों में ट्रेंड किया जा सकता है। मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें हमें बहुत, मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, मुझे बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं चाहिए, मुझे बहुत हमें वो आदमी चाहिए जिसको हम जितना काम असाइन करें ईमानदारी से करें और ईमानदार हो। डेडिकेटेड चाहिए आप, डेडिकेटेड चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। डेफिनेटली जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पेशेंट के लिए उनका एक डेडिकेशन, एक भावना वो उनके भीतर होनी चाहिए। तुम्हें डिसीजन नहीं लेना है। आपके बहुत नर्सिंग स्टाफ ऐसे होंगे कि कुछ भी कर देंगे, शॉक कर दिया, कुछ कर दिया, यार ये तुम्हारे लिए नहीं है, जस्ट यू इन्फॉर्म मी, आई एम देयर टू डू। तो ये चीज़ें हैं कि हमें डेडिकेटेड पीपल चाहिए, और उसी का है कि अपने टीम में हम लोग ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। हमारा है कि डेडिकेटेड टीम बने और तब धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करें। अभी हम लोगों का 100 बेड हॉस्पिटल है और उसको अभी धीरे धीरे वही है कि पहले इसको डेडिकेटेड एक टीम बढ़ेगी, तभी धीरे धीरे हमें बढ़ना है। यही बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और यही चीज़ें होती हैं कि बातें होती हैं तो बातों से बातें निकलती हैं, और मुझे लगता है कि इसका ज़रूर एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर वीपी सिंह हैं सर, आपसे जानना चाहूँगी, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जब भी कैंसर ये वर्ड हमारे जहन में आता है या फिर हम दूर आते हैं या सुनते हैं तो एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, स्वाभाविक रूप से हम डर जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो क्या लगता है कि बिहार में कैंसर का क्या अनुपात है, क्या स्थिति है? देखिए, अभी बिहार में लगभग 7-8 लाख, एग्जैक्ट डेटा तो अभी कहीं नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार में कोई डेटा नहीं है, और अब हम लोग जैसे कर रहे हैं तो वी आर हैविंग अ हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री और ए पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री भी बन रहा है। आईजीएमएस में दे आर ट्राइंग टू गेट इट, लेकिन कहीं भी प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग पाते हैं कि करीब 7 से 8 लाख कैंसर के मरीज हैं जो प्रिवेलेंस है अभी बिहार में। करीब 1 से 2 लाख के लगभग फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो नए मरीज आते हैं उसमें से कुछ की डेथ हो जाती है, लेकिन एवरेज में देखा गया है कि प्रिवेलेंस इंसिडेंस अगर देखेंगे अलग अलग तो लगभग यही सिचुएशन जा रहा है पूरे बिहार में। Patients coming in the casualty dead. I think one of the lack in the training is that in Europe, every doctor who has passed MBBS has to work for 6 months in anesthesia and ICU before they are satisfied there. So plus there are a lot of training about the transport worker, general people, in higher school children, they are all taught how to do resuscitation. Every doctor in Europe is capable to intubate and send the patient somewhere. So that's the one of the reason. Other thing I can tell you how, when I started my lithotripsy center, then I got a laser, I had no person who was experienced in it.
And at those days, no one was ready to come to Patna who were working in a good hospital outside the state. What I did, I went to my village, asked my uncle, that tell me, give me 4 or 5 boys who has just passed the matriculation and intelligent. We picked up 6 of them. I taught them how to do lithotripsy. The person who is doing lithotripsy today, his father was working in PMCS theater, even the labor room theater in my surgical theater. I taught him. I took my boys on my SUV to Delhi, showed them the first day of the trial of a Formula 1 in Buddha circuit, and next 15 days they were working with my friend in Max Saket, and they learned how to use laser, how to handle laparoscopy, and they're all unqualified, and I trained them, and I'm working with them. I selected some girls from Bhagalpur, where I knew the Reddy lab is doing CSR and training bedside, friend sort of thing. I picked up 15 from there. 4 are still with me. So the place and when I go to Delhi in the AHPI and other big sorts meeting, said, if you have a trainer, staff, we must have this certification, so many hours of training and all that. I raised my hand and said, when I came here, if I had gone by you, I couldn't have done in Patna what I'm doing. So what he said, it should be dedicated person. Vinas is sitting here. He can intubate patients. He can put suprapubic, because I didn't have anyone when I started. I taught him how to do suprapubic so that in the night he doesn't disturb me. He can even put a tube and connect it with a ventilator and then call my anesthetist, because those days there was no ICU. So it was not cost effective for any anesthetist to sit in the hospital. So that's how we evolved gradually. Today I've got all the trained people. They're coming from all over India, Biharis coming and work in our hospital. So we have to devise something, but the key word is dedicated people. So you train them dedication. and they can do it. Yeah, sure. अपने सिस्टम में सर ने जो यूके और वहाँ के सिस्टम के बारे में बताया, तो लेट मी पॉइंट आउट इन द इंडियन सिनेरियो. यहाँ पर प्रॉब्लम इज people are very intelligent, but they don't have time to work and they don't have time to gain the skills. इसलिए क्योंकि उसको compete करना है, उसको exam में clear करना है. They are not bothered whether they should work or not, they should gain a confidence, experience or not, they have to compete. So by the time a surgeon is born, practically they are ignorant. Probably they'll be not knowing many things. जो MBBS करके निकलता है, most of them they don't know how to intubate, how to put a IV line as well. तो लेकिन वो डॉक्टर बन चुका है, and then he finds himself nowhere because अब उसको आगे compete करना है MS के लिए या MD करना है. तो the education system को हमको बदलना होगा, then only you will get good doctors. और हम लोग बात कर रहे हैं nurses के, पहले doctors तो improve कर लें. बिल्कुल. One point I would like to add. जैसे कि सर ने बताया कि ट्रेंड किया, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गई है. लॉ इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम लोग इस चीज़ को अब नहीं कर सकते हैं. हमें डिग्री चाहिए ही, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं. अभी कुछ साल पहले 5-6 साल पहले कलकत्ता में एक डिसीजन हुआ था. डिप्लोमा कार्डियोलॉजी के बंदा ने इकोकार्डियोग्राफी किया था और उसको पेनलाइज किया, हॉस्पिटल को पेनलाइज किया गया, क्योंकि वो सपोज नहीं किया जाता था, जबकि वो डिप्लोमा कार्डियोलॉजी किए हुए हैं नॉन इन्वेसिव में, बावजूद उसके. तो जो लीगल मैटर्स हैं ना, थोड़ा स्ट्रांग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग चाहते हुए भी वेलफेयर में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं. और जैसे ब्रॉड डेथ की बात है, तो सोसाइटी के लेवल पे भी इतना चेंज हो गया है. मैं अपने 20 साल के प्रैक्टिस में जो देख रहा हूँ कि पहले जो चीज़ हम लोग फ्रीली कर देते थे, अब करने से पहले डर अंदर से रहता है कि पिटाई तो नहीं होगी हमारी. और वो सिचुएशन वहाँ बाहर में भी होता है. आप पेरीफेरी में जो है वो इंटूबेट करेगा, अगर कहीं क्रैश कर गया तो उसकी तो पिटाई होनी ही होनी है. तो वो क्यों करे, वो छोड़ देता है, आगे जाओ भाई मेदांता में रेफर कर दिया, मेदांता सर्टिफाई करें. बिल्कुल. सर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं तो निकल कर आ रही हैं बातों से. एक हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और जो डेटा कहता है कि 10,000 मरीज़ पर एक डॉक्टर हैं, तो आपको क्या लगता है अभी जो AI का ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ऐसे में हेल्थ वर्कर्स, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, तो ये जो एक ब्रिज बन रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग में इंडिविजुअली आप सभी की राय लेना चाहूँगी, क्या लगता है कि ये इस AI के ज़रिए इस ब्रिज को हम फिल कर सकते हैं?
जो आ रहा है ना, इसमें कर सकते हैं। एआई आज के डेट में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इवन डायग्नोस्टिक में खास करके बहुत, इवन डॉक्टर से बेहतर रिपोर्टिंग हो रही है उनकी। लेकिन क्या हमें लॉ परमिट करता है उसके लिए? अभी जैसे आप कोविड वाले फेज के हम लोग याद करें, बहुत पुराना नहीं हुआ है, इसमें हम लोग सब ने, कोई ऐसा डॉक्टर यहाँ नहीं होगा कि व्हाट्सएप पे, चैट पे, मोबाइल पे इलाज नहीं किया होगा, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने कभी किसी न किसी डॉक्टर से ऑनलाइन हेल्प नहीं लिया होगा। लेकिन इसी ऑनलाइन हेल्प पे दिल्ली में और महाराष्ट्र में डॉक्टर को पेनलाइज किया गया कि यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी मेडिसिन ऑन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। तो लॉ इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। एआई करना है ठीक है, लेकिन अगर हमें लीगली परमिट किया जाएगा, उसके लिए बहुत तरह के कानून होंगे। छोटा सा सिल्वर लाइन है डॉक्टर अशोक की, सीपीए को 2 जजमेंट जो अभी लास्ट में आई है उसमें देयर इज अ डिस्कशन विच हैज स्टार्टेड अबाउट कीपिंग अवे। एक्चुअली प्रॉब्लम वकीलों से हो गई, वकीलों को जैसे ही सीपीए में लाने की बात हुई ना, तो जजेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि अब ये तो लाना पड़ेगा। वकीलों को और सीए को लाने की बात हुई थी, तो वो बहुत पुराना 15-20 साल पुराना केस है जिस पर लटका हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट को अब वो डेट आ गई थी, अब जजमेंट देना था। तो डिस्कशन नहीं, डॉक्टर वाले में तो गलती हुई, दे शुड हैव रजिस्टर्ड एंड दे शुड हैव अप्लाइड। डॉक्टर सदानंद सर बैठे हैं, शायद ज़्यादा इस पर बोल पाएंगे कि उसमें आईमे पे कमेंट किया गया था कि आईमे शुड हैव फॉट दिस केस एंड गेट डॉक्टर्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम सीपीए। हमारे बीच आ चुके हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि मंत्री महोदय का हम चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत और अभिवादन करें। स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, माननीय मंत्री महोदय आपका हम स्वागत करते हैं। मैम ने भी कहा था सीपीए को एग्जाम्पशन करने के बाद डॉक्टर प्रोफेसर को सीपीए से अलग रखना चाहिए। इसके लिए उस ज़माने में हमारे बचते थे माननीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने सीपीए डॉक्टर को सीपीए से एग्जाम करवाया और कैबिनेट से भी पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा में पास करवाया गया। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर को अभी भी रखा गया है। इसमें एडवोकेट्स लोग भी ऑब्जेक्शन हुआ, एडवोकेट तरफ से ऑब्जेक्शन हो गया कि नहीं हम लोग एडवोकेट भी एग्जाम कराएंगे। बहुत सा और भी बहुत से प्रोफेशनल लोग कहने हम लोग का भी एग्जाम्शन होना चाहिए। एग्जाम्शन नहीं हुआ, जिसके चलते आज भी डॉक्टर परेशान है। और सर ने कहा, उन्होंने कहा ट्रेंड लोग बहुत अच्छा काम करता है। एवं हमारे यहाँ भी जो एनेस्थेसिस्ट बैठे रहते हैं, बगल में हमारा एक कंपाउंड है, उससे अच्छा हमने समझते को एनेस्थेसिया देगा, लेकिन उसको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। तो उसमें होता क्या है कि आपको अलर्ट रहना होगा, बिना एक ट्रेंड व्यक्ति के रखे काम उससे नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे जहांगीर, मिस्टर जहांगीर है, जो अभी एवरेज 10 से 15 ऑपरेशन करते हैं, उसमें सब डॉक्टर साहब पान खाते रहे जो करें, लेकिन अपने वो जिस तरह से काम करता है, लेकिन एक एनेस्थेसिया डॉक्टर को बैठा कर रखना पड़ता है। इस तरह से हम लोग को अलर्ट रहना होगा। यानी कि ट्रेनिंग तो निसंदेह जरूर जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। अब इवन आईवी इन्फ्यूजन है, इंट्राकैथ लगाना है, अच्छे से डॉक्टर से नहीं लगता है। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर अशोक हैं और डॉक्टर वीपी सिंह, आपसे जानना चाहिए, अगर हम बात करें हार्ट अटैक्स की, अगर हम बात करते हैं वर्तमान के समय में कोविड के बाद से लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ भी हैं, भ्रम भी, इसमें कितनी सच्चाई है। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में एक, अभी कुछ दिन पहले भी अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पे ये खबरें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई कि जो वैक्सीन्स आए हैं ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बहुत कम उम्र के जो लोग हैं वो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बहुत कम उम्र के लोग। तो आपको क्या लगता है कि इनमें कितनी सच्चाई है वैक्सीन की बात को लेकर के, और फिर ये कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है आपने, क्योंकि ये भ्रांति फैली हुई है। और वैक्सीन जो है, वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव और साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, वो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसके कि साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, तो साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। लेकिन अब ये जो 3 साल पहले वैक्सीन पड़ी, उसके चलते आज हार्ट अटैक हो रहा है, ये संभव नहीं है। इसमें जो हमारे यहाँ, हमारे देश में जो दो तरह की वैक्सीन जो चली थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनके जो इफ़ेक्ट होने थे विद इन 3 मंथ्स ही होने हैं। अब कुछ जैसे है कि फाइजर के, मॉडर्ना के जो वैक्सीन्स थे जो आरएनए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनके दूरगामी प्रभाव क्या हैं वो अभी तक हमारे यहाँ यूज़ भी नहीं हुए हैं, और उसके दूरगामी प्रभाव क्या आएगा जेनेटिक लेवल पे, उसका कोई अभी डाटा बहुत नहीं है। कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट जो वैसे ही हुए हैं, जो कि ऑलरेडी और भी सारे वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं, ऐसी कोई इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं।
उस तरह के हुए हैं। दूसरा पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस और जिम में डेथ हो जाना, इन सबों के पीछे सिर्फ एक वैक्सीन और कोविड को लेके चलना बहुत ये नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे लॉन्ग कोविड है, या कोविड में भी 22% से 28% तक देखा गया था कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़े हैं। नॉट ओनली हार्ट अटैक, उसमें एरिथमिक डेथ भी हुए हैं, कई जगह पे क्लॉट भी हुआ है। और ये जो लॉन्ग कोविड है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जो हमारे प्लाक को अनस्टेबल करते हैं रप्चर होके, और वो हार्ट अटैक करा सकता है। ये एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा था कि 50% से ज़्यादा लोग जो रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है उससे कम है, यानी कि लोगों में आजकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। ये सब मेजर रिस्क फैक्टर हैं। दूसरा, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, बहुत तरह के स्ट्रेस हैं, किन्हीं का जॉब छूट गया है, किन्हीं का काम कम हो गया है, इस सब का स्ट्रेस भी है। पॉल्यूशन का लेवल हमारा बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद हम लोग बैठ के खाना खाए हैं। आप देखिएगा कि एवरेज बॉडी वेट सब लोगों का बढ़ा है, तो ओबेसिटी एक बड़ा कॉज है कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाने में। नॉट ओनली कार्डियोवास्कुलर, इवन कैंसर के इंसिडेंस के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो व्यसन बढ़ेंगे, अल्कोहल, स्मोकिंग, डिफरेंट टाइप के टोबैकोज यूज़, ये सब बढ़ते हैं। और इन सबों से फिर आपके डायबिटीज़ के इंसिडेंस बढ़े हैं, डिस्लिपिडीमिया, बैड कोलेस्ट्रॉल, सब ओवरऑल इफेक्ट बिल्कुल, है। यानी कि हमारे लाइफस्टाइल में ही ये जो तेजी से बदलाव आता जा रहा है, जिसके ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आप जिसे हार्ट अटैक कह लें या फिर कार्डियक अरेस्ट कह लें, जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और इसमें क्या होता है मैडम कि जो अचानक, अब आज हमें ओबेसिटी हो गई, किसी ने बोला, अब मुझे लगा कि मुझे जिम जाना चाहिए, वर्कअप कर लेना चाहिए। तो वर्कअप करना भी है कि जाने से पहले आपका फिटनेस लेवल टेस्ट होना चाहिए। ऑल ऑफ ए सडन आप जाके जिम में स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा एक्सरसाइज के बारे में अगर अपना देखें तो सनई करने की बात कही गई है। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि ग्रेजुअली बिल्ड करना है। और आप देखेंगे कि आज के ज़माने में इंस्टेंट का ज़माना है, जैसे कॉफ़ी भी इंस्टेंट हो गई है, वैसे ही हर चीज़ आपको तुरंत चाहिए। तो जो किसी भी एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल होता है, पहले वार्म अप और कूलिंग, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। गया अपना वेट लिफ्टिंग करें, क्योंकि हमें तो सोले डोले बनाने हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, वार्म अप एंड कूलिंग, यानी कि पहले आपकी बॉडी को खुद को आपको प्रिपेयर करना होगा और उसके बाद जो प्रोसेस है आपको शुरू करना होगा। हमारे पास डॉक्टर बीपी सिंह भी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम सवेरा की बात करें, कैंसर अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम कम लागत पर, कम कीमत में, कॉस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, हमेशा जो पेशेंट होते हैं उसके मन में यही सवाल होता है कि इसका इलाज बहुत महंगा है। तो सवेरा ये जो भ्रांति है, ये जो मिथ है, इसको कैसे दूर कर रहा है? सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता। इसमें कुछ ना कुछ तो लागत लगनी ही लगनी है। लेकिन हम लोग को देखना है कि व्हाट मिनिमम कॉस्ट पे आप उस ट्रीटमेंट को मुहैया करवा पाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, कि बिकॉज उनके पास सब कुछ मिला हुआ है थ्रू रिसोर्सेज, तो दे कैन गिव ट्रीटमेंट। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ की सारा कुछ आपने प्रोक्योर किया है अपने मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने पैसे से, जहाँ गवर्नमेंट का 1% का भी आपको योगदान नहीं है, वहाँ पर किफ़ायती ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। हाँ, लेकिन जेन्युइन ट्रीटमेंट एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली ये कुछ बात समझ में आती है। लेकिन अब बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो कि आए हुए हैं, और गवर्नमेंट के स्कीम्स अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी टेक ओवर कर रहे हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एडवाइस भी किया है कि आप काइंडली टेक ओवर कीजिए। तो फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं हम लोग आयुष्मान पे। हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर सर हैं यहाँ पर, आपके एक संज्ञान में डालना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आयुष्मान ट्रीटमेंट जो चल रहा है, अभी एक इसकी जो स्कीम चल रही है, जो पैकेज है 2.1 चल रहा है, विच इज़ वेरी लो। इस पैकेज में अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो समझिए कि अपने पास से पैसा दे के पेशेंट का इलाज करा रहा है। अदरवाइज उस इलाज में मान लीजिए एक्स ट्रीटमेंट किसी को करना है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करके, या तो एक्स एंड वाई 2-3 स्कीम मिला के आपको देना पड़ेगा कोडिंग का। कई बार वो गलत भी होता है। तो अननेसेसरली हम लोग क्यों गलत चीज़ करने पे किसी को क्यों प्रोवोक करें? क्यों ना हम लोग एक रीजनेबल पैकेज बनाएं जिसमें कि सबका कल्याण हो और किसी को नुकसान भी ना हो। तो अभी ऑल ओवर इंडिया जो है 2.2 पैकेज है, जो कंपैरेटिवली बेटर ऑफ है। और मुझे लग रहा है 2.2 अगर आयुष्मान स्कीम में कर लिया जाए तो बिहार में भी जो ट्रीटमेंट का क्वालिटी है बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। पहला चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
जब आपको लगता है कि जैसे सपोजिंग एक ब्रेस्ट की सर्जरी है जो कि 25,000 में हो रही है और आइडियली उसमें करीब 40,000 50,000 लगना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपको करना है वो ट्रीटमेंट 25,000 में, यू विल कट कॉर्नर्स, आप हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट, इन्फीरियर ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या हम लोग इन्फीरियर ट्रीटमेंट देना उचित है? ये कतई उचित नहीं है। तो किफ़ायती अपनी जगह है, लेकिन जेन्युइनिटी एंड जो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। तो अगर रेट प्रॉपर रहेगा तो प्रॉब्ली हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सतीश है हमारे साथ, हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर सतीश, अगर हम बात करें प्रभात मेमोरियल की, आप भी कई वर्षों से, आपने जैसे कहा 1.5 साल हो गए आपको सोसाइटी को सर्व करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए। आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं प्रभात मेमोरियल को, क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैम, प्रभात हॉस्पिटल जो हमने शुरू किया था उसमें एक हीरामती भी नाम है, प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल। हीरामती मेरे मदर का नाम है। 2011 में मैं MBBS फाइनल ईयर में था, एग्ज़ाम गोइंग था, आई थिंक ENT का मेडिसिन का पेपर हो गया था मेरा। मीनवाइल मेरी मदर सीरियस हुई और इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण रूबन, मैंने बोला कि रूबन लेकर जाओ जब तक मैं भी उधर से आता हूँ, सी एक्सपायर ऑन द वे। तो एक बहुत अंदर से, चूँकि मदर का सब बच्चों से लगाव आपको पता ही क्या होता है, जाहिर तौर पर और वो भी जो बहुत दिनों से ट्रीटमेंट करा रहा हो। तो एक इच्छा थी, जब मैंने PG क्वालिफाई किया तो मुझे PGI चंडीगढ़ में पीडियाट्रिक्स उठाया था फर्स्ट। लेकिन जब एम्स में मैं सिलेक्शन हुआ, वहाँ गया तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट देखा मैंने, तो आई जस्ट ड्रॉप्ड दैट पीडियाट्रिक्स एंड ऑप्ट फॉर द इमरजेंसी। तो मेरा फोकस ही था, हम प्रभात हॉस्पिटल जब ओपन किए थे तो अशोक सर मेरे मेंटोर थे, बहुत हेल्प करते थे एट दैट टाइम, अभी भी हैं। हमारा फोकस ही था कि हम इमरजेंसी को ही फोकस करेंगे, वो नाइट हो डे हो, तो इमरजेंसी के साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं टू मैनेज, हार्ट अटैक का ही इमरजेंसी आया, या रोड एक्सीडेंट का इमरजेंसी आया, या गन शॉट का आया, या स्नेक बाइट का आया, या इवन पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, तो उसका कोई टाइम और टाइम फ्रेम नहीं होता। तो हम लोग 4 फ्रेंड वहाँ से रिलोकेट हुए पटना, एंड वी हैव डिवाइडेड आवर सेल्फ इन 4 बैचेज कि हम 24/7 अपना इमरजेंसी सर्विसेज खुद से मैनेज करें अलॉन्ग विथ ए जूनियर। चूँकि हम लोग का एम्स दिल्ली में जो इमरजेंसी का ट्रेनिंग ही था ऐसा कि आप वो कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, स्ट्रोक हो, MI हो, ट्रॉमा हो, एनीथिंग, तो सारे डिपार्टमेंट में हमारी ट्रेनिंग इक्विवेलेंट वेटेज के अकॉर्डिंग ही की जाती थी, और उसका असेसमेंट होता था एवरी 3 मंथ हम लोग एग्जाम देना होता था। अगर आप पास नहीं किए देन अगेन हैव टू अपीयर। तो अगर PHC सशक्त नहीं होगा तो प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं हो सकता है। तो PHC को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ताकि वहीं से जो NHS का भी वो है उसमें भी GP नोडल पॉइंट है। तो हमारे यहाँ GP सिस्टम नहीं है, लेकिन PHC हमारा GP का काम करता है। अगर PHC स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत बड़ा फिल्टर जो टर्शरी केयर क्वाटरनरी केयर पे लोड आता है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप 5 साल में अगर आप एक आइडियल सिनेरियो देखते हैं तो वो क्या है कि मेरी PHC 24 घंटे काम कर रही है, CSC काम कर रही है, एंड दे विल फिल्टर आउट द लोड। क्वाटरनरी केयर हमेशा रेफर्ड होता है, यहाँ पे नहीं, अमेरिका में भी और लंदन में भी रेफर्ड ही होके वो पीछे आता है। क्वाटरनरी केयर और टर्शरी केयर और फाइनर चीज़ें के लिए रेफरल दुनिया भर में एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं उनके लिए रेफ़र करना जो अभी करना पड़ता है, जहाँ पे जान बचाने के लिए अगर इंटूबेट करने के लिए किसी को भेजना पड़े और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजना पड़े, वो थोड़ा मुझे लगता है कि 5 साल में हमें वो होना चाहिए, कम से कम वो लाइफ सेविंग वाला पार्ट तो वहीं पे हो जाना चाहिए। उसके बाद फाइनर चीज़ों के लिए भेजा जाए, बिल्कुल एंजियोप्लास्टी हायर साइड में डॉक्टर अशोक करेंगे, बट उसको इंटूबेट करके नहीं भेजिएगा तो डॉक्टर अशोक को बस वही BD का फॉर्म भरेंगे हम। जी, डॉक्टर सत्यजीत आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए इतना ज़रूर कहें, जो हर कोई जानते हैं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, पेरिफेरी में भी, उससे आज बहुत इम्प्रूव कर गया है। आज PHC में भी कम से कम लोग जाते हैं इसलिए कि दवा मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। हम हमारे ब्रदर हम लोग एक बार सर्वे किए थे, चूँकि एक टीम थी WHO की और ICICI बैंक के साथ में ये लोग आए थे। हम लोग अप्रोच किए थे कि आप कुछ पेरिफेरल सब सेंटर आप लीजिए PP मोड में। तो हम लोग जाके सर्वे किए थे, इतने बुरे हाल में थे, आज वो बदल गया है।
और पेशेंट भी जा रहे हैं इसलिए कि उनको बेड मिलता है। पीएमसीएच में देख ही रहे हैं कि अब 5000 बेड का बन रहा है, तो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन हम कल ही गए हुए थे काहो के मीटिंग में, आप जानते हैं गिरधर ज्ञानी जो गुरु हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के, वो बता रहे थे कि मिसेस सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी मीटिंग थी 2 दिन पहले बजट के लिए, हेल्थ में क्या किया जाए। वो पॉइंटेडली बोले कि बिहार में अभी पर 1000 0.3 बेड्स हैं। नीति आयोग का है कि ये होना चाहिए पर 1003 बेड्स। कर्नाटका इज़ द ओनली स्टेट जो 4 बेड्स ला रहा है। तो हमें बेड की कमी है। बेड को बढ़ाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो प्राइवेट सेक्टर में भी इनकरेज करना चाहिए कि अच्छा सहूलियत दें सरकार से कि अच्छा अस्पताल खुले और लोग खोलें, हर जगह बिहार के हर जगह में खोलें। और मैन पावर, डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ पे मेरे पास डाटा है, पर 1000 डॉक्टर यहाँ पर 800 कुछ हैं, बाकी जगह में थाउजेंड्स में हैं। नर्सेज भी हमारे यहाँ कम हैं। तो हम लोगों को पहले से अब ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, कम से कम 9 प्राइवेट मेडिकल आए हैं और सरकार भी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज खोलने का जो लिया है। डीएनबी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डीएनबी कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये सरकार के तरफ से हो रहा है कि हम क्वालिफाइड डॉक्टर को बढ़ाएं, लेकिन अभी और ज़रूरत है। 74 तमिलनाडु में 74 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कर्नाटका बिहार से बहुत छोटा है, वहाँ पर 65 मेडिकल कॉलेज हैं। बिहार में भी 21 है, 8 है, 9 है सेक्टर में। तो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन जिससे हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो बिहार में करें। नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खोले और सरकार इसमें इनकरेज करे, सहूलियत करे, तो मैन पावर का भी हम लोग मीट कर सकते हैं। और बाकी ट्रेनिंग का है। और एक चीज़ हम जो मुझे दुख होता है, हमारे यहाँ नए डॉक्टर बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, उन्हें ट्रेनिंग पीरियड में ही कुछ इस तरह का स्पिरिचुअल टॉक जो आईआईटी में होता है कि हर तरह के लोग आते हैं। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ साइंस पढ़ाया जाता है, ह्यूमन साइंस नहीं होता है। तो बच्चों को कैसे कम्युनिटी से इमोशनली, पेशेंट से और इंस्टीट्यूशन से इमोशनली कैसे इन्वॉल्व हुए, उसमें उनकी कितनी फ़ायदा है। क्योंकि किसी डॉक्टर के पास में 30 मरीज होता है, किसी के पास में 300 होता है। जिस 300 जिसके यहाँ होता है पता लगा लीजिए, इसलिए वो मरीज से बहुत अच्छा बात करता है, रिलेटिव से अच्छा बात करता है, वो इन्फ्लुएंस कर पाता है अपने पर्सनालिटी से, तो उसके पास ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो ये पहलू भी ट्रेनिंग के समय में ही होना चाहिए। डॉक्टरों को फाइनल ईयर में मेडिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कुछ सालों के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, खुद अस्पताल चलाने में सक्षम हो। तो दीज आर शुड बी देयर कि डॉक्टर ही है जो कम्युनिटी में सबसे अच्छा लीडर हो सकते हैं। क्योंकि हर कोई डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर को ट्रेनिंग में साइंस के साथ साथ में जो सोशल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एक्ट है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। तब जाकर के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, मैन पावर बढ़ेगा और इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, तब स्वास्थ्य बढ़ेगा। और हम लोग किसी से कम नहीं है। बिहार के ही डॉक्टर पूरे दुनिया में जा रहे हैं, पूरे इंडिया में जहाँ तक अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग उससे बेटर और कर सकते हैं। सत्यजीत जी से हम लोग सहमत हैं जो उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात यहाँ के डॉक्टर नहीं, पूरे देश के डॉक्टरों को ध्यान देना होगा कि जनहित में गरीबों के लिए भी कुछ उपाय करें। थोड़ा खर्चा बहुत हो जाता है, जो पेशेंट भर्ती होता है थोड़ा परेशान हो जाता है। कुछ बेड्स को ऐसा रखें जिसमें गरीब को फ़ायदा हो। हम बड़ाई नहीं करते हैं, मेरा हॉस्पिटल का नाम है सहज सर्जरी। अब सहज सर्जरी मैं 60 से 70 100 पेशेंट देखता हूँ, 5 से 10 ऑपरेशन डेली करता हूँ। सब सेटिस्फाइड होकर आते हैं। कुछ पेशेंट जो नहीं ट्रीटमेंट हो सकता है आप लोग यहाँ भेजते हैं। 95% पेशेंट मेरा ठीक होता है और पेशेंट का इलाज बहुत कम पैसा में होता है। इसलिए होता है कि उतना फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते, फिर भी पेशेंट मेरा ठीक होता है। तो जो शुरू से ही हम लोग जो आज के बच्चे पढ़ के पास कर रहे हैं, आज ही कहें कि हम डॉक्टर सनारिया के सन्यासी ठाकुर बनेंगे, इस प्रवृत्ति को रोकना होगा, छोड़ना होगा।
पहले ठीक से काम सीखें, गरीब पर सेवा करें, जनहित में सेवा करें, तभी आप अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। आपके यहाँ आज आप लोग के यहाँ पेशेंट ओपीडी में इतना क्यों रहता है? हम लोग लेट भी पहुँचेंगे, हमारा पेशेंट वेट करता है। कहीं न कहीं भगवान की कृपा है और आपका अच्छा बिहेवियर है, जो सर ने कहा। आपको पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से अच्छा बिहेव करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अप्रिय बात तभी होती है जब आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलता है। तो पेशेंट के हित में काम करना होगा। और गवर्नमेंट से एक ही आग्रह है कि गवर्नमेंट, आज के जो एनडीए गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा कर रही है। 20 सालों से 10 सालों जितना भी चेंजेस यहाँ आया 10 साल में देखा गया है। आयुष्मान भारत हो, जो भी काम किया जा रहा है बहुत अच्छा कर किया जा रहा है। इसमें भी काफ़ी पैसा है, जो काम करना चाहता है आयुष्मान भारत इसमें भी कम पैसा में भी अच्छा बचत हो जाता है। बिल्कुल, हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और आम जनता के लिए, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है। ज़रूरत है जनता को, जो हमारी जनता है उसे अवेयर होने की, जागरूक होने के लिए। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से या इस तरह के तमाम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक ये जानकारियाँ पहुँचाई जा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट का कि आप हमारे आज के सेशन का हिस्सा बने। आपने अपने व्यूज़, अपने विचार हमारे साथ साझा किए और आपने ये एक प्रण लिया कि बिहार को लिया है कि बिहार को कैसे स्वस्थ रखना है। जी हाँ, दिनकर प्रसाद की धार हूँ मैं, जेपी की हुंकार हूँ मैं, हाँ जी हाँ, बिहार हूँ मैं। और हम सबों को ये प्रण लेना होगा कि हम अपने बिहार को कैसे तरक्की पर पहुँचाएं और स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा में सबसे पहले हमने प्राथमिकता दी स्वास्थ्य को। आज के 5 साल 10 साल के अंदर में 75% 80% पीपल विल बी इंश्योर्ड, चाहे वो सरकार के तरफ से हो, जो आयुष्मान रिलेटेड है, ECH, SS गवर्नमेंट का है, सब है, और 20% होंगे जो पॉकेट से करेंगे। ये गवर्नमेंट का इरादा है, जो बहुत बड़ा चीज़ है। कर्ज में डूबने का सबसे बड़ा कारण 2 कारण है, एक स्वास्थ्य और एक दहेज, और इस दोनों पर सरकार बहुत दे रही है हाथ। और मैं चाहता हूँ, हमने मिनिस्टर साहब का आने के पहले बोला था कि हम एक आदमी थे जो एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आए थे, उसमें प्रेसिडेंट थे। हमने ये बोला था कि जिस तरह से नियम है कि हर गाड़ी रोड पर तभी आएगी जब इंश्योर्ड होगा, उसी तरह से हर इंडियन इंश्योर्ड होगा, चाहे TPA से हो चाहे सरकारी से हो, सो दैट कि अस्पताल के लोगों को उससे पैसे मांगने और उसके पैसे गरीबी के कारण इलाज बंद नहीं हो। यही एक कारण है जिसके तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। बस इतना ही है कि 2014 के बाद से टैरिफ नहीं बदला है, डिले बहुत होता है, इससे अस्पताल को बहुत प्रॉब्लम है। इसको हमको लगता है धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट होगा, जो पोर्टल पर आता है तो गरीबों का। आज बिहार में हमारे अस्पताल में, रवि के यहाँ, आपके यहाँ भी कैंसर के पेशेंट को CM फंड से पैसा मिल जाता है और आराम से मिल जाता है, हार्ट के मरीज को मिल जाता है, प्राइम मिनिस्टर फंड है। ये सबको हमारे यहाँ एक आदमी सिर्फ इसी के लिए है कि गरीब मरीज है तो उससे पता लेके उसको लेके जाके सेक्रेटेरिएट में वो फंड दिलाते हैं। दैट्स द वे गरीब का इलाज आगे होगा और स्वास्थ्य अच्छा होगा। सर, Thank you, sir. मैं रिसेंट डेवलपमेंट बता रहा हूँ। जब मैं एम्स में था 15 में, जब मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ पर बिहार से लोग केमोथेरेपी कराने के लिए पूरा फैमिली जाता था वहाँ। ज़मीन जो आपने बोला, लैंड बेचकर, गिरवी रखकर, वो उसमें बहुत कमी आई है, बहुत कमी आई है। तो गवर्नमेंट का योगदान तो है। आज हमारे हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट नहीं आते हैं, 2-4 हफ्ते में 10 के आसपास केमोथेरेपी लेने आते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। सर, मैं पहले उतने आपके झज्जर वाले एम्स में जाता था, नया नया खुला था, जो कुछ ओल्ड पेशेंट है, बहुत दिनों तक जी रहे हैं, अभी भी वो आते हैं, वो हमारे यहाँ आकर केमोथेरेपी ले रहे हैं। तो वो तो सिनेरियो सर बहुत चेंज हुआ है उसमें। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आयुष्मान कुछ चीज़ों में तो नो डाउट पैकेज एंड ऑल, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है। दे आर मतलब चल रहा है इस पे कि इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बट उसका फायदा बहुत हुआ है सर रियल में। इसमें एक मेडिको लीगल प्रॉब्लम हो सकता है कि जिस तरह से आपने बताया कि डिप्लोमा वाला कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो पेसमेकिंग या नहीं कर सकता है, उसी तरह से मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रीटमेंट अगर कोई नॉन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं सर, वो मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन लग जाए। आई हैव मेडिकल ऑन्कोलॉजी दैट इज पास्ड बाय मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इज देयर। हम ऐसा बिना सुपरविजन के नहीं देते हैं। एंड फॉर वन थिंग सर, TPI द गवर्नमेंट इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आई जस्ट वांट टू गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इमरजेंसी मेडिसिन 2012 में एम्स दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, एंड दैट इज ब्रॉट बाय USA।
क्योंकि अभी जो बात हो रही है ना कि अब कार्डियोलॉजिस्ट सर हैं और पेशेंट हार्ट अटैक में आया, शॉक में आया, साथ में सेप्सिस है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर है, तो इन दैट केस सर बोलते थे मेडिसिन में एडमिट करो। मेडिसिन वाला बोलेगा हम क्यों करेंगे, कार्डियो में एडमिट करो। तो ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट आया, जॉइंट रिडक्शन करना है, तो सीधे जूनियर कॉल करेगा, ऑर्थोपेडिक्स आएंगे तो देखेंगे मैं इसमें क्या करूँगा। तो इस सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाया गया प्रॉपर, एंड उनका मोटो था और जो ट्रेनिंग इनोकुलेट की जाती है उनमें वो यही प्रिंसिपल है कि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट हो, बच्चा पैदा जब से होता है तब से लेकर जब इंसान मरने वाला होता है, मरता, सारे इमरजेंसी को उसको टैकल करे, दैट इज इमरजेंसी मेडिसिन। इट्स नॉट सिंपल थिंग कि कैजुअलिटी डिपार्टमेंट कि हम आया ऑर्थोपेडिक्स को कॉल कर दिए, आया कार्डियोलॉजी को कॉल कर दिए, आया नो, हम लोग इतना अपने आप में मतलब ऐसा ट्रेनिंग मिला है कि नाइट में हम लोग या कभी भी थ्रू आउट, हाँ पीटीसीए करना है तो अशोक सर ही कराएंगे, परमानेंट पेसमेकर डालना है अशोक सर ही डालेंगे, बट उसके पहले जो जान बचाने वाली है सर टेबल पर लेकर जाएंगे, इसका काम हम लोग भली बात अच्छे से करते हैं। आई एम Basist Chaube. I'd like to share, I have two questions. जब हम लोग, एक समय था कि once a situation came in my house कि Dr. Lala came thrice in the night for one the cause. Thrice he came by himself with his own driver. Situation was so demanded. When my mother got a stroke in a public hospital, in spite of the doctor, director of the hospital was there and took 3 hours. ये क्लोथ चेंज करना है तो वो जर्सी पहननी है. They are not realizing the requirement of the patient. That is the most important thing a doctor, a professional should have to have in his hospital. You have the cashless insurance. If you visit the hospital, they ask you to deposit money first. They are not able to charge from the insurance company. What is the meaning of having the cashless insurance in this country and this place? Only in the routine of treatment or operation, they have to deposit, not in emergency. And legally also, no hospital should refuse life-saving treatment. And in my hospital, I can even tell you the identity of the girl who was in St. Xavier's management, had an accident at the AN College gate. She was brought here. We didn't know who is the parent, who has brought it. She needed immediate craniotomy. She went to the theater and had an operation done, blood transfusion. After 3 hours, relatives came. So I think, and the cashless, the TPA, I've never heard that someone has to pay cash for the TPA patient. Once they say we have got a card, it is cashless. And patient cashless, we have got a cashless man in the corporate who informs the company then and there in the night. By the morning, something comes. Like ECHS patient, whoever patient comes. I think it's a practice in Patna also that life-saving, we don't ask, if you deposit money, then it will save your life. After resuscitation, if the cashless, it will continue. If says, I don't have any money, we treat them, bring their board, we resuscitate them. Then they have an option that with the ambulance, they can go to the AIMS or they can go to IGMS or go to PMCH. But the resuscitation and primary treatment, whether patient has got money or not, is our duty, is legally done, and we do it. Sir, मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में बता रहा हूँ. हमने जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो एक प्रोविज़न रखा था कि नाइट में कोई ऐसा अनअटेंडेंट पेशेंट या कोई अटेंडेंट पेशेंट जिसके पास पैसा नहीं है और लाइफ सेविंग प्रोसीजर, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उसको चाहिए. हम जब स्टार्ट किए थे तब से अभी तक एटलीस्ट 150 पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट में ट्रीटमेंट दे चुके हैं. आप जहाँ तक कैशलेस की बात किए, कोई पेशेंट अगर एक बार कार्ड नंबर दे देता है ना, नो वन इज गोइंग टू आस्क एनी मनी. हाँ, अभी जैसे मान लीजिए मेरे हॉस्पिटल में किसी टीपीए का इम्प्लीमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कैशलेस एनीवेयर से आप अप्लाई करिए. ठीक है,
उसको काउंसिल किया जाता है कि आपको हम कैशलेस एनीवेयर से अप्लाई कर देते हैं, अगर वो डिमांड मान गए, एक्सेप्ट कर लेते हैं, 90% लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक सम गवर्नमेंट ओरिएंटल ये सब लोग नहीं कर रहे हैं जो पीपीए के अंडर में है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देयर इज नो इशू। एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन दैट केस उनको कैश पेमेंट करना पड़ता है, वो भी नाइट में नहीं। जो डे आया मॉर्निंग में उसने मेल किया, मेल का जो रिस्पॉन्स आया, रिप्लाई आया उसके बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि सर कोई भी हॉस्पिटल जो डॉक्टर मैनेज कर रहा है इन सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, वो कभी डे हो या नाइट हो, पैसा नहीं रहने के चक्कर में लाइफ सेविंग एटलीस्ट रिससिटेबल प्रोसीजर के लिए वो मना करेगा। आई डोंट थिंक सो। हेलो सो Yeah, so sir, let me answer. Yes, you are right. There are policies which cover, and there are exclusions. There are rampant exclusions if you buy an insurance for a 50-year male from, say, banking sector. That cost you 7,000 rupees. You buy the same insurance from Max Bupa, it will be costing you for 50-year male something around 40,000 or money. In no sense, somebody will be thinking that 7,000 premium and 40,000 premium will be covering you the same. There are n number of exclusions. Provider doesn't know what are the exclusions. Your insurance is your commitment, your discussion with the insurance company, which hospital has got no idea. Your insurance will be, it might cover 5 crore rupees. I have got no idea. It might cover only 50,000 rupees. I don't have any idea. It is that verification takes certain amount of time. And mistrust between provider and patient, because as if I have treated everything elective cases and insurer refuses, then we have got a law and order situation. सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे एडवांटेज डायलॉग के इस मैं हूँ बिहार सेशन में। सर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिहार में बीते कई वर्षों से बहुत काम हो रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उसका इम्पैक्ट धरातल पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, कुछ कमियों का जिक्र अभी लोग कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जनता आपसे सुनना चाहती है। सबसे पहले मैं एडवांटेज सर्विसेज के जो संस्थापक सीईओ है श्री खुर्शीद अहमद साहब, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बड़ी अच्छी पहल उन्होंने की है। जब राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के आयाम को तय करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के परिचर्चा का एक श्रृंखला तय किया, और जो परिचर्चा की श्रृंखला उन्होंने तय की है, जैसा उन्होंने मुझे बताया, 12 एपिसोड में ये पूरी परिचर्चा 12 महीनों में होगी। मतलब हर महीने एक मुद्दे पे चर्चा होगी, और जो इनका मैं हूँ बिहार टैग लाइन है, उस मैं हूँ बिहार की अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों के इस प्लेटफॉर्म से लोगों के सामने आएगी। अलग अलग क्षेत्र होंगे, लेकिन सबसे पहला जो क्षेत्र उन्होंने तय किया वो स्वास्थ्य का क्षेत्र तय किया है। तो खुर्शीद साहब के भी समझ में बहुत स्पष्ट है कि देश और राज्य को आज यदि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए है, और स्वास्थ्य की सेवाओं को हम बेहतर करें तो हम बिहार के विकास में भी बड़ी भूमिका निभा पाएंगे, और स्वस्थ समाज जब बनाएंगे तभी समृद्ध समाज बनेगा। तो इस सोच के लिए खुर्शीद साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज यहाँ मेरा सौभाग्य है कि हम बहुत सारे गणमान्य चिकित्सकों के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपको आभार भी व्यक्त करता हूं। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद जी बैठे हैं, डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी जो रूबन हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक हैं,
यहाँ डॉक्टर रविशंकर सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर सतीश सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर वीपी सिंह जी बैठे हैं, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी बैठे हैं, कर्नल AK सिंह जी, डॉक्टर विभा सिंह जी, डॉक्टर तौसीफ जी, मोहम्मद साजिद जी, पंकज चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सोहेल अहमद साहब, मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब, इसके अलावा पटना और बिहार के कई प्रख्यात चिकित्सक आज इस परिचर्चा में सहभागी बनने के लिए बैठे और मेरे आने के पहले से ये परिचर्चा चल रही थी और आप सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। और मुझे लगता है कि इस पूरी परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार की लगभग जो 13 करोड़ आबादी है, उस 13 करोड़ आबादी को हम कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दें, आपकी चिंता भी यही है। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं दें उसमें हम समाज के उस व्यक्ति का भी ध्यान रखें जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब जो सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति है, वह भी बेहतर स्वास्थ्य से अर्थ के कारण वंचित न रहे। और जिसको भगवान ने आर्थिक समृद्धि दी है उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते होते ही होते हैं। तो सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे दी जाए। हम जिस सरकार में मंत्री हैं और जो हमारी केंद्र की सरकार है, संजोग ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों से दोनों जगहों पे एक विचारधारा की और एक प्रकार की नीति से काम करने वाली सरकार अधिक समय तक दोनों जगहों पे रही है, कुछ कालखंड को छोड़कर। तो जब दोनों जगहों पे एक जैसी सरकारें होती हैं केंद्र और राज्य में, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो बहुत सहजता के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जब यहाँ बैठा हुआ हूँ तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सर्वाधिक समय मैं ही बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। अभी तक 5.5 साल से अधिक हो गए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मेरे पूर्व कोई भी राजनेता जो हुए, जो स्वास्थ्य मंत्री बने बिहार के, भले ही वो, मैं भी 3 बार स्वास्थ्य मंत्री ओथ लिया हूँ, 2 बार लगातार रहा, तीसरी बार अभी एक 19 महीने के गैप के बाद आया हूँ। लेकिन अभी तक के सर्वाधिक समय का बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मैं हूँ और इसीलिए शायद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ जो मंचासीन लोग बैठे हैं, इसमें 3 हॉस्पिटल के लोग ऐसे बैठे हैं जिन हॉस्पिटलों का उद्घाटन भी मैंने ही किया है। यहाँ पे मेरे बगल में डॉक्टर रविशंकर बैठे हैं, ये मेदांता हॉस्पिटल को देखते हैं। मैं मेदांता के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन मैंने किया। उसके बगल में डॉक्टर सतीश बैठे हैं, इनके हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी मैं उस दिन रहा और मैं उस दिन स्वास्थ्य मंत्री नहीं था जिस दिन मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं कुछ दिन पहले हटा था, लेकिन जिनके नाम से वो अस्पताल खोला उन्होंने, उनसे मेरे बड़े पारिवारिक संबंध रहे हैं, मैं उनके उद्घाटन में भी था। डॉक्टर वीपी सिंह बैठे हैं, सवेरा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ तो उस हॉस्पिटल के उद्घाटन के दिन भी मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ही आपके यहाँ था। तो ये सब जो अस्पताल के लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब बड़े अस्पताल हैं। मैं ये कह रहा था कि हम लगातार हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे जो अभी थोड़ी परिचर्चा से ध्यान में आया कि हमारे डॉक्टर्स या सामने बैठे हुए जो प्रबुद्ध जन हैं, उनकी चिंता इस बात को लेकर विशेष है कि कैसे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज और बेहतर हो बिहार में। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार का अस्पताल कोई साउथ के हॉस्पिटल्स के तुलना में बराबर आ गया, मैं कतई ये दावा नहीं करता हूँ।
न मैं ये दावा करता हूँ कि जो डेवलप्ड स्टेट है अपने देश के उस के लेवल में हमने सर्विसेज देनी शुरू कर दी, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि जहाँ से हम निकले 2005 के बाद आज उससे 30, 40, 50 टाइम्स बेटर कर दिया है बिहार के हेल्थ सर्विसेज को। और अभी बहुत जरूरत है, बहुत नीड है, बहुत काम करना पड़ेगा। ये सामान्य क्षेत्र नहीं, और ये तो एक ऐसा क्षेत्र है, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां नित्य नए खोज होते हैं। आप ही लोग नया नया रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च से नए नए रिजल्ट आते हैं, नया नया इक्विपमेंट्स आता है। आज जो इक्विपमेंट सवेरा हॉस्पिटल में लगा होगा, हो सकता है 2 साल बाद वो पुराना हो जाएगा। तो उसी तरीके से सरकार के सिस्टम में भी जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, हो सकता है वो पुराना हो जाएगा। तो लगातार बेहतर करने की जरूरत तो इस सेक्टर में है ही, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। आज सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को भी हमने मिनिमम 75 बेड का कर दिया है, और आज का जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, मैं कह सकता हूं कि नए सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को जाके देखिएगा, किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल से कम नहीं है। मैंने जो एक नया चीज किया वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं गरीबों के लिए। ये जो पीएम जय योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें बिहार के 1.9 करोड़ फैमिली कवर्ड हुई थी, और उसमें 5.5 करोड़ लोगों को इसका कवरेज मिला था। लेकिन बिहार की बड़ी आबादी है जो उससे कवर्ड नहीं थी। इस बार अभी जब दोबारा हम स्वास्थ्य मंत्री बने, तो ये कवरेज उसी को मिलता है जो राशन कार्ड होल्डर होता है। लेकिन जो 1.9 करोड़ फैमिली थी, वो राशन कार्ड होल्डर जो बिहार में है, राशन कार्ड होल्डर की संख्या लगभग 1.82 करोड़ है। तो 73 लाख के करीब ऐसे राशन कार्ड होल्डर थे जो उस आयुष्मान योजना से कवर्ड नहीं हो रहे थे। और हम लोग जब गांव में जाते थे, गरीब के पास जाते थे, तो वो कहता था कि हमारा नमवा उसमें नहीं है सर। तो उस समय जवाब देते थोड़ा नहीं बनता था, हम लोग कहते थे अच्छा ठीक हो जाएगा। तो ये लिस्ट सुधारा नहीं जा सकता है सर। तो सुधारना तो मेरे बस में था नहीं, तो भारत सरकार का है, सुधरेगा तो पूरे देश में सुधरेगा। यदि पॉलिसी में कुछ चेंजेज होगा तो पूरे देश के लिए होगा। तो बहुत विचार करते 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 अब मुख्यमंत्री जी से सहमति लेके, और अभी 3 महीना पहले हमने बिहार में ये लागू कर दिया कि अब जो भी बिहार में राशन कार्ड होल्डर है, वो सभी जन आरोग्य योजना से कवर्ड हो गया है। सबको 5 लाख का मुफ्त इलाज, और उसका नाम हमने रखा है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या बात। फैसिलिटीज पीएम जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना दोनों में समान सुविधाएं हैं, नाम में केवल अंतर, इसलिए कि वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम। ये गरीबों के लिए हम सब लोगों ने किया है। जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज, आज टेलीमेडिसिन की सर्विस देने में बिहार देश में 4थे नंबर पे। यहाँ एम्स के डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनके भी संस्थान का उपयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहला इसका कारण ये है कि कोई भी डॉक्टर अच्छा खासा, जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में घिस के, एमबीबीएस में घिस के पहुंचा है, एमबीबीएस किया, उसके बाद घिस के आपने पीजी किया, फिर सुपर स्पेशलिटी किया। आपने अच्छा खासा अपना समय निकाला, अपना पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया, और अगर उसके बाद जाके आपको अच्छा एक सैलरी नहीं मिलता है, एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सैलरी, नंबर 1। नंबर 2 है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, अगर कोई डॉक्टर वहाँ गया है, वो रहेगा, उसका परिवार रहेगा, उसके बच्चे रहेंगे, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। अगर इन दोनों पहलू को अगर हम लोग सेटल कर लें तो प्रॉब्ली मोर देन 70% सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर 3 है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कई जगह पे इंस्टीट्यूट्स में अलाउ किया हुआ है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएमसीएच ले लिया जाए, 90% जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास उतनी सैलरी नहीं है कि वो उस पर सस्टेन कर लेंगे।
तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अगर मेदांता में जैसे किसी बंदे को 5 लाख मिलता है, पीएमसीएच में 5 लाख नहीं 3 लाख अगर मिलते हैं किसी प्रोफेसर को, या 3.5 तक मिल जाए, तो वो शायद प्रैक्टिस ना करे। मुझे लगता है सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी, फैमिली भी और अपना भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सहमत हूँ, सैलरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन अभी भी जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनकी सैलरी शुरू होती है 80,000 रुपये से, और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हैं उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए तक। मैं ये मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर की तरह गवर्नमेंट नहीं दे सकता है पैसा। डॉक्टर एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की बुद्धि की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है, और उसको डेफिनेटली उसका सैलरी अन्य लोगों से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कोई दुराय नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि सरकारी सिस्टम से पढ़ के, सरकारी कॉलेज से पढ़ के गया है, तब तो उसके माता पिता का पैसा थोड़ा कम लगा है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के गया है तो उसके पैसे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो उसकी आमदनी उसके अनुरूप होनी चाहिए इसमें। लेकिन मेरा इतना ही उसमें आग्रह है, हम बिहार के लोग हैं, हम जिस राज्य के लोग हैं, इस मिट्टी में जहाँ जन्म लिए, इस मिट्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जो फैकल्टी मतलब जो गुरुजी है ना, कॉलेज में तो गुरुजी हैं, तो हम सब गुरुजी लोग को कहते हैं जो चिकित्सा महाविद्यालय में है, थोड़ा गुरु वाला भाव रख के कॉलेज में रहिए, केवल बस इतना। आप क्लास लेने चल जाइएगा, उतने से बहुत सा समाधान हो जाएगा। वीपी सिंह से हम लोग बहुत सहमत नहीं हैं कि पैसा के चलते नहीं जाता है। यदि फैकल्टी सर आपका बन ही नहीं रहा है, उसको देखना होगा सर। अभी बनाने जा रहे हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में है ही नहीं, बनाना पड़ता है। सीनियर एजेंसी खत्म हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी 1350 का रिजल्ट निकला है सर। आप बनाते हैं, बीपीएससी से रिजल्ट आ गया है। हाँ, तो सब जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि वहाँ जाने में और मजा है, प्रैक्टिस भी करिए। जो पोस्टेड हैं, हम तो आपसे भी कई बार कहे, जो पोस्टेड हैं उसमें से 70% भी यदि आ जाएं, उनको जाना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा। मैं कोई लाइफ टाइम तो मिनिस्टर नहीं रहूँगा, मैं एक सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं हूँ, कल कोई रहेगा, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज सब हमेशा रहेगा, और उसमें से जो बच्चा पढ़ के निकल जाएगा, आप लोग सर अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकल गए, उस समय मधेपुरा में कॉलेज नहीं रहा, बेतिया में नहीं रहा, पावापुरी में नहीं रहा, ऐसे कई जगह बन रहे, लेकिन अब उस रूरल एरिया में यदि कॉलेज बन रहा है, तो अब ये तो बात सही है कि दिल्ली का मजा किसी को भी लाइफ स्टाइल वो पट्टा में नहीं आएगा, और जो पट्टा में रहता होगा उसको बेतिया में नहीं आएगा, और जो बेतिया में रहता होगा उसको यदि कहीं ब्लॉक में भेज दे तो नहीं। तो थोड़ा इस मिट्टी के लिए कभी कष्ट थोड़ा सहना पड़े तो सह लेना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। आई थिंक ये एग्जाम्पल है, 2005 के पहले हम हॉस्पिटल चला रहे थे, तो यंग डॉक्टर्स टेक्नीशियंस पटना नहीं आना चाहते थे। क्यों नहीं आना चाहते थे? एक तो लॉ एंड ऑर्डर का था, दूसरा कि उनकी ज़िंदगी में कोई बच्चे को स्कूल अच्छा नहीं था, कहीं बाहर साहब नहीं जा सकते थे। जैसे इम्प्रूव हुआ, आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर हमें अप्रोच करते हैं, टेक्नीशियन अप्रोच करते हैं, पटना आने की ज़रूरत है। उसी तरह से रूरल एरिया में भी जो डेवलपमेंट होगा, ऑल अदर डेवलपमेंट, अच्छे स्कूल होंगे तभी होगा। दूसरा कि हम बाहर में जहाँ काम किए हैं, रिमोट एरिया में काम करने वालों का अलग अलाउंस होता था। देवर गिवन मोर इंसेंटिव। शहर से जो जाते थे, आइलैंड्स में काम कर रहे हैं, रिमोट स्कॉटिश में, उनका सैलरी ज़्यादा होता था, उनको ज़्यादा दिया जाता था। वो अगर इंसेंटिव एक दिया जाए और उनके बच्चे के पढ़ने का ये करने का इंतजाम शहर में किया जाए, अगर ऐसा होगा तो डॉक्टर जाएंगे। दूसरा अच्छी चीज़ जो है कि जितने पीजी करते हैं उनसे आप ले लेते हैं, एक बॉन्ड लेते हैं, तब उनको कंपेल होकर कुछ दिन कम से कम जाना रहता है। हाँ, 3 साल। हाँ, तो उसमें अगर आप इंसेंटिव दें, और उनके अगर यंग बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो उनके लिए कुछ शहर में जगह पास के शहर में उन बच्चों को पढ़ाई का, रहने का हो, तो ये 2 चीज़ जो है इनकरेज करेगा कि लोग जाना शुरू करेंगे। थैंक यू डॉक्टर सत्यजीत। और मैं सर से चाहूँगी, मिनिस्टर सर से एक छोटा सा सवाल, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि आपने एम्स का एक विषय बोला था,
ये पता नहीं आप कहाँ से आंकड़ा लाई हैं कि दिल्ली एम्स में 40%, आप बता सकते हैं डॉक्टर साहब दिल्ली एम्स कितने लोग जाते होंगे अब? तो मैं बता दूं कि कार्डियक में जब से पटना और पेरिफेरल एम्स में ओपन हार्ट सर्जरी हम लोगों ने शुरू की है, तो दिल्ली में ड्रास्टिकली उनके ओपीडी में बिहार के पेशेंट की संख्या वो लोग जैसे बताते हैं एग्जैक्ट नहीं 15% के आसपास हो गई है। ये जो SKMCH मुजफ्फरपुर में मैंने बोला, वो 300 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। 200 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और 100 करोड़ बिहार सरकार ने दिया है। ये और ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, ऐसे दरभंगा में भी शुरू हुआ है, ऐसे कई जगहों पे कई तरह की सुपर स्पेशलिटी की जो फैसिलिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। अब मेदांता बगल में बैठा हुआ है। अब बताइए इस मेदांता को किसने खुलवाया? बिहार की सरकार ने खुलवाया, हमने जमीन दिया है। और हमने क्यों जमीन दिया? क्योंकि हमारे सरकार का व्यू था एक बड़ा हेल्थ सेंटर हमारे राज्य में आना चाहिए। अब मेदांता जो दिल्ली इलाज कराने जाता था वो दिल्ली नहीं जाता है, वो पट्टा प्रेफर करता है, यहीं करा लो। और इन लोगों ने भी कार्डियक के और जो इनका सुपर स्पेशलिटी में भी जो इनकी विशेष पहचान है, आज कार्डियक के बड़े बड़े डॉक्टर इनके यहाँ। तो ऐसा करके बिहार में हर जगह, और इसमें मैं कहूँगा जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले हमारे बड़े हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत उन लोगों ने परिश्रम किया, विश्वास जताया। हाँ, हम लोगों ने माहौल दिया उनको। इस मॉडल को सर स्पोक एंड हब मॉडल बोलते हैं। तो स्पोक एंड हब मॉडल पे अगर हम लोग चलेंगे तो एक जगह कोई सेंट्रल प्लेस पे, जैसे मेदांता है तो मल्टीपल चेन्स बने, सवेरा है तो मल्टीपल चेन्स बने, सो दैट आपका जो सप्लाई है, सप्लाई इन द सेंस कि आपका जो नेटवर्क है सब जगह जाए और वहाँ पेशेंट्स को लोकली उसका एडवांटेज जो टेली मेडिसिन है ना, वो स्पोक एंड हब सिस्टम पे ही चलता है। और आप स्पोक एंड हब बोले तो ध्यान में मेरे आया, मैं अभी जब मिनिस्टर बना हूँ, अगले 2 महीने 3 महीने में आपको सिस्टम दिखाई पड़ेगा। इस स्पोक एंड हब सिस्टम को ही, इस हब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बना के और स्कोप CSC PSC को बना के मैं पूरे बिहार में डायग्नोस्टिक का एक नया चेन शुरू करने जा रहा हूँ। और वो पूरा पैसा फंडेड बाय बिहार गवर्नमेंट होगा। और गांव पर बैठे हुए लोग जब अपना ब्लड देंगे तो उनका टेस्ट करके, जैसे प्राइवेट लेबोरेटरी से उसके मोबाइल पे चला जाता है रिपोर्ट, वो सब चला जाएगा। वो सब बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मैं करा रहा हूँ, वो सिस्टम सब पाइपलाइन में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आए और इसका लाभ जो है बिहार की जनता को मिले। हम मिनिस्टर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।